अब बोलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। आपको भी पता है, मुझे पता है, आंसर है विली। आपको पता होना चाहिए। मैं एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए बना देता हूं कि ये होता है हमारे पास स्टमक। स्टमक के बाद में आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, जिसके फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम, और फिर ये इस तरह से कोइल होती है काफी हद तक, और इस तरह से कोइल होती जाती है। फिर यहां से आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, और फिर यह आगे की तरफ एनल्स में एंड होती है। इस तरह से आपके पास ये सब है। ओके, तो यहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, इस पार्ट को हम बोलते हैं जेजुनम, और लास्ट पार्ट इसका कहलाता है इलियम। और यह है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनकी वजह से सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। सिर्फ इतना सा आंसर है आपके पास। तो आप लिख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हैज लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन called villi, which increase surface area for absorption। सेम आंसर हम लिखते हैं लंग्स में भी, एल्वुलाई के लिए, उनके लिए भी लिखते हैं दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्लियर? तो सेम लाइन है, ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। यहां पर है विली। क्लियर? एक तो ये पार्ट। इसके और में क्या बोलता है? बोलता है गोट और टाइगर किसमें स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होगी। गोट हर्बीवोरस होती है, हर्ब्स खाती है। हर्ब्स में जो सेल वॉल होती है वो पेक्टोसेलुलोज यानी कि सेलुलोज की बनी होती है। इसको उसको पचाना पड़ेगा, और इसके डाइजेशन के लिए हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होनी चाहिए। जबकि आपके पास जो टाइगर है कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस मांस खाता है, मांस में प्रोटीन ज्यादा होता है, और प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक और ड्यूडेनम में हो जाता है, यहाँ लीवर होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो सीधी सी बात हम कह देंगे गोट हैज लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन सो दैट सेलुलोज डाइजेशन कैन take place, whereas tiger should have a small intestine as it has to digest protein only। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं goat has larger small intestine to allow digestion of cellulose as it is herbivorous। ठीक है, मतलब लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, बट लिखना यही है कि गोट हर्बीवोरस होती है, जिसकी वजह से उसको सेलुलोज के डाइजेशन के लिए ज्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। राइट? तो इसमें बोला कि ओजोन गैस जो होती है वो डेडली पॉइजनस होती है, बट हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल होता है। आपको पता है अर्थ के चारों ओर ओजोन लेयर होती है। ये ओजोन लेयर सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, अदरवाइज हमें स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। तो सिंपल लाइनों में लिख सकते हैं कि O3 प्रेजेंट इन ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। खत्म, इससे तो कुछ नहीं लिखना। आगे अगला बोलता है ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल के बारे में मैं आपको बेस चीजें बता देता हूं कि हमारे पास होते हैं प्लांट को सपोज कीजिए ग्रास ऊपर ने खा लिया, ग्रास ऊपर को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को खा लिया ईगल ने। ये एक ट्रॉफिक लेवल, ये एक ट्रॉफिक लेवल, ये एक, ये एक, ये एक। सन से जो लाइट आती है उसका 1% यूज करता है प्लांट,
और वो बंद करता है फोटोसिंथेसिस, जिससे वहां पर एनर्जी बनती है, यानी कि फूड एनर्जी मिलती है। सपोज करो फूड से मिलने वाली एनर्जी 100 जूल है। जब ग्रास ऊपर प्लांट को खाएगा तो इसका सिर्फ 10% ही आगे जाएगा, यानी कि इसका 10 जूल ही इसके पास जाएगा। बाकी का प्लांट अपने आप यूज करता है, जो फाइनली एटमॉस्फेयर में चला जाता है, अपने लाइफ प्रोसेस में भी यूज कर लेता है। ठीक है, अब इस 10% का 1 जूल यानी कि 10% और आगे जाएगा फ्रॉग को, तो फ्रॉग को ज्यादा ग्रास ऊपर खाने पड़ेंगे ज्यादा एनर्जी के लिए। फिर एक का भी 0.1 यानी कि 10% आगे जाएगा स्नेक। तो देखिए स्नेक को कितनी कम एनर्जी मिल रही है। अब स्नेक को ज्यादा फ्रॉग खाने पड़ेंगे, और ईगल को इसका भी 1% मिलेगा यानी कि 0.1 जूल। ये एनर्जी बहुत कम है ईगल के सरवाइव करने के लिए, इसीलिए ईगल स्नेक पे डिपेंड नहीं करेगा। उसको फूड चेन में यहां पर अपनी टॉप कंज्यूमर की जगह को छोड़ करके थोड़ा आगे आना पड़ेगा, चाहे किसी और फूड चेन का हिस्सा ही क्यों ना बनना पड़े। इसलिए एक फूड चेन में 3 या 4 तक मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट एनफ टू सर्वाइवल। दैट इज वाई किसी फूड चेन में 3 या 4 लेवल से ज्यादा नहीं होते हैं, और इस लो को हम बोलते हैं 10% एनर्जी लो, और ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, उल्टा फ्लो नहीं होता है। क्लियर? तो इस चीज को आप लिख लीजिए और फिर मैं आपको आंसर लिखाता हूं। चलिए, तो एक लाइन में आंसर हमें लिखना है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी लॉ, एनर्जी लॉस। अब 10% आगे जा रहा है तो 90% लॉस हो गया। एनर्जी लॉस at each trophic level is so high that after 3 or 4 trophic level it is not enough to survive. तो बेसिकली आपको लिखना है एनर्जी लॉस हर एक ट्रॉफिक लेवल पर बहुत ज्यादा है, और आगे जाकर के ये इतनी नहीं बचेगी। क्लियर? इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आंसर नंबर 13। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बोल रहा है पैंक्रियास का क्या रोल है डाइजेशन में। 13। तो आपको पता है पैंक्रियास जो होता है पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। पैंक्रेटिक जूस में क्या क्या होता है? एक होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है जो कि इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करता है, और एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो ये 3 फंक्शन आपको यहां पर लिखने पड़ेंगे। ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कौन से मीडियम में? एल्कली मीडियम में। एल्कली मीडियम कहां से आता है? बाइल प्रोवाइड करता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों वाली। कौन करता है ये काम? बाइल। और पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट स्टार्च। तो ये 3 काम आपको लिखने हैं, राइट? चलिए अब बात करते हैं आंसर नंबर 14 की। अब 14 में असर्शन और रीजन है। तो अब बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 के लिए इन्होंने अलग से आपको निर्देश दे रखे हैं। तो ये कहता है कि अगर आपको असर्शन ठीक लग रहा है, रीजनिंग भी ठीक लग रही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, तो आप ए टिक कीजिए। अगर आपको असर्शन ठीक लग रहा है, रीजनिंग ठीक लग रही है, बट दोनों इनकरेक्ट लग रहे हैं, यानी कि रीजन इसके लिए सही नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये अलग बोलता है, ये अलग बोलता है, दोनों सही बोल रहे हैं बट अलग अलग बोल रहे हैं, तो आप लगा देंगे बी। अगर असर्शन ठीक है, रीजनिंग गलत हो रही है, तो आप लगा देंगे सी। अगर ये गलत है, ये सही है, तो आप लगा देंगे डी। इसलिए ध्यान से पढ़ना। तो असर्शन क्या कहता है, पढ़ के देखते हैं। असर्शन कहता है आफ्टर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन वॉल
इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days, कि व्हाइट वॉश करने के 2-3 दिन बाद में आपको शाइनी सरफेस मिलती है, तो ये बात तो सही है। अब ये बोलता है, इसकी वजह बताता है। वजह क्या बताता है इसकी, कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, होता क्या है, मैं आपको व्हाइट वॉशिंग समझा दूं। 2 स्टेप में व्हाइट वॉशिंग होती है। एक, आप मार्केट से खरीद के लाते हो चूना, चूना मतलब क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको आप पानी में भिगोते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप दीवारों पर लगा देते हो। अब एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्शन करता है और आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी आपके पास शाइनी सरफेस मिलती है 2-3 दिन बाद। प्लस जो वाटर रिलीज होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं रीजन। कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत बात है। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं करता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करता है। तो असर्शन मेरा ठीक है, रीजनिंग मेरी गलत है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आंसर करूंगा सी, ठीक है। असर्शन ठीक है, रीजनिंग गलत है, तो आंसर लिखना है सी, राइट। आंसर नंबर 15 क्या बोलता है, फूड चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल इन आवर बॉडी। सही बात है। अगर आपके पास प्लांट के पास कोई केमिकल आ गया, उसको ग्रास ऊपर ने खाया, तो ग्रास ऊपर के पास चला जाएगा, ग्रास ऊपर से चला जाएगा फ्रॉग में, फ्रॉग से चला जाएगा स्नेक में। तो इस तरह से हार्मफुल केमिकल आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसका असर्शन हो गया सही। रीजन, लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ये भी बात सही है कि ये किसी में 4 का है, इसके बाद 5वां भी बहुत रेयर केसेस में आ जाता है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। तो एक फूड चेन में फूड मेंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो ये भी बात सही है। लेकिन इस बात का पहले वाली बात से कोई रिलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि केमिकल किस तरह से जाता है। इसलिए दोनों ही अलग अलग बातें हैं, बट दोनों ही सच है। इसलिए हम लिखेंगे आंसर नंबर बी। क्लियर। आइए अब देखते हैं हम आंसर नंबर 15 का और पार्ट। कहता है ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल्स, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझा देता हूं। हमने ये माना था कि प्लांट है, प्लांट को ग्रास ऊपर ने खा लिया है, ग्रास ऊपर को आपके फ्रॉग ने खाया है, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया है, और इस तरह से आगे फूड चेन चलती है। मैंने यहाँ तक मान लिया था कि ईगल यहाँ तक चला जाता है। हमने 10% एनर्जी लॉ में पढ़ा है कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर एनर्जी धीरे 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 कम होने लग जाती है। इसका मतलब है एनर्जी अगर कम हो रही है तो इसके सर्वाइवल के चांस बहुत कम हो जाएंगे, इसीलिए इनकी संख्या सबसे कम होगी। इनकी संख्या ज़्यादा होगी, इनकी संख्या ज़्यादा होगी, इनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो इसको हम जनरली पिरामिड से शो करते हैं कि सबसे पहले जो आपके पास ट्रॉफिक लेवल में प्लांट्स होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं नंबर के हिसाब से। उसके बाद में हर्बीवोरस की संख्या आती है, फिर कार्निवोरस की संख्या आती है, और फिर टॉप कंज्यूमर आते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पहले ट्रॉफिक लेवल पर ज्यादा होंगे, सेकंड में कम, थर्ड में और कम, फोर्थ में कम। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत कम है, ज्यादा लोग उस एनर्जी पर सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, चलिए। तो ये 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी कम होती जाती है, जिसके कारण सर्वाइव नहीं कर पाते। क्या बोलता है 15th का बी? कहता है असर्शन। असर्शन बोलता है ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल। तो ये बात सही है, तो असर्शन तो मेरा हो गया करेक्ट। अब देखते हैं इसका रीजन क्या देता है। रीजन देता है फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एनर्जी का फ्लो प्लांट से ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल में होता है। ऐसा नहीं होता कि ईगल को किसी दिन मूड आया तो स्नेक ने चबा लिया, स्नेक का मूड आया, फ्रॉग का मूड आया कि आज तो कुछ तूफानी करते, इसने स्नेक को जा मारा और ग्रास ऊपर फ्रॉग पे चढ़ गया और प्लांट ने बाद में ग्रास ऊपर को खा लिया। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, अपोजिट फ्लो नहीं होता है। तो रीजन भी सही है, बट क्या इस रीजन से आप ये एक्सप्लेन कर पाए कि सबसे कम ये क्यों होते हैं? नहीं। तो ये एक्सप्लेन, तो रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
तो इसलिए हमारे पास आंसर जाएगा बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। इसको लिख लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 16 कहता है जब वॉयलेट और वाइट पी प्लांट को क्रॉस कराओगे तो आपके पास वॉयलेट मिलता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं। मैं मानता हूं कि वॉयलेट को मैं बनाता हूं कैपिटल वी से, वाइट को बनाता हूं स्मॉल वी से। तो इसके जब जीन बनेंगे तो इसका कैपिटल वी और इसका स्मॉल वी आएगा और ये दोनों मिलकर के कैपिटल वी स्मॉल वी बना देंगे। ये आपके पास F1 जनरेशन मिलेगी। और ये आप कह रहे हो वॉयलेट है, ये वॉयलेट है, तो वॉयलेट आपके पास कैसा ट्रेट हो गया, डोमिनेंट ट्रेट हो गया। बट क्या F1 जनरेशन में वाइट के लिए कोई जीन नहीं है, बट वो आपके पास शो नहीं कर रही है अपना कैरेक्टर, इसीलिए ये हो गई रिसेसिव। क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि वॉयलेट और व्हाइट को जब आप क्रॉस कराते हैं तो वॉयलेट कलर आने की वजह है कि वॉयलेट डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि व्हाइट कलर के लिए जीन नहीं ट्रांसफर हुई है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि ये बोलता है, क्या बोलता है कि ही गॉट ऑल वॉयलेट फ्लावर इन फर्स्ट जनरेशन, बिल्कुल सही है। वजह देता है कि व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड, गलत है भाई। असर्शन तो ठीक है बट रीजन इसका गलत हो गया है, यानी कि इसका आंसर जाएगा सी, ठीक है। और जो बोर्ड की तरफ से आंसर की आई है वो मुझे गलत लग रहा है, वो गलत ही है, ठीक है। तो इसमें आपके पास इसकी वजह जो होनी चाहिए वो ये होना चाहिए बिकॉज वॉयलेट कलर इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट कलर जीन। क्लियर। ये रीजन होता तो मैं आंसर को ए कह देता, बट ऐसा नहीं है कि वॉयलेट के लिए जीन ट्रांसफर ही नहीं हुई है बट उसने अपना इंपैक्ट शो नहीं करा है। इसलिए ध्यान रखना, गलती मत करना, रट मत लेना। इसका आंसर सी जाएगा। सीबीएसई के आंसर शीट में ये चीज गलत है, राइट। लिख लिया। चल, तो यहां पर आपके असर्शन और रीजन खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं आंसर नंबर 17 की। पैसेज देख लीजिए क्या दिया हुआ है इन्होंने। आइए, तो अब हम चलते हैं आंसर नंबर 17 की तरफ। तो आंसर नंबर 17 समझने से पहले हम उसके बेसिक समझ लेते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको रेस्पिरेशन के बेसिक्स बता दूं, ठीक है। क्या होता है, एक होती है ब्रीदिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन लेते हैं और ये ऑक्सीजन जाती है आपके पास लंग्स में, लंग इन्हें भेजता है हार्ट में, हार्ट इसको पंप करके भेज देता है बॉडी की सेल्स में। ये सेल्स हैं और इन सेल्स में होता है ग्लूकोज जो कि डाइजेशन से आया है। और यहां पर जैसे ही यहां से ब्लड गुजरता है, यहां से ऑक्सीजन ग्लूकोज को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस मिलती है, एनर्जी बनती है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर से हार्ट में आता है, फिर लंग्स में जाता है और यहां से CO2 आप एक्सेल कर देते हैं। तो ब्रीदिंग ये है। और ग्लूकोज जो होता है वो सेल्स में होता है, ब्लड से ऑक्सीजन चला जाता है, यहां से ऑक्सीजन चला जाएगा और CO2 इसके पास आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, या यूं कहो कि ये कहलाएगा आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। ये पूरा का पूरा टिश्यू है तो इसको आप टिश्यू रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रेस्पिरेशन। अब इन सेल के अंदर क्या होता है वो समझते हैं। तो ऑक्सीजन, ये सपोज कीजिए आपके पास सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ये पायरुवेट में टूट जाता है। अब दो काम होते हैं बेसिकली। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये पायरुवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब इसका ग्लूकोज जो होता है, ये ऑक्सीजन जब मिलती है
तो इसके साथ हो जाता माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां जाकर के बनता है CO2, और वहां जाकर के बनता है CO2, वाटर और एनर्जी, और वहां जाके बनता है CO2, H2O और एनर्जी, और इस एनर्जी को ATP की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कर लेता है। क्लियर? लेकिन अगर ऑक्सीजन इसको नहीं मिलती है, यानी कि ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं मिलती है तो इट विल रिमेन इन साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, और वहां पर इसमें से बनता है इथेनॉल, यानी कि अल्कोहल कह सकते हो आप, H2O और एनर्जी, और ये एनर्जी बहुत कम बनती है, लेस क्वांटिटी में बनती है। ये 2 स्टेप होते हैं। बट हमारे साथ कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हो, हम भाग रहे हो, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो सपोज कीजिए मैं भाग रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। बट जैसे जैसे मैं भागता रहूंगा मेरे को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई मुझ में नहीं होगी, मेरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाएगा। नंबर 1, कर भी देगा तो मेरे पैरों तक वो ऑक्सीजन नहीं जाती है, मैक्सिमम पैरों तक। तो पैरों तक जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो यहां पर एक अनदर पाथवे लेता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। ये इसमें क्या होता है, आपके पास लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है, ये एनर्जी भी कम बनती है। और ये जब लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है तो हमें क्रैम्प पड़ने लग जाते हैं, हमें शांति से बैठना पड़ता है। जब हम बैठ जाते हैं तो फिर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ये लैक्टिक एसिड फिर से पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, और फिर हमें ऑक्सीजन जब मिलती है तो फिर से ये वाला पाथ कंटिन्यू कर लेता है। तो ये भी आपका एक तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही है, बट इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और ये कहाँ होता है, मसल्स में। मसल्स मतलब वही सेल्स है, और कहाँ पर होगा, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जब तक कुछ नहीं कहता हम इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपसे बोलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, अल्कोहल, वाटर और एनर्जी बनती है, बट कम अमाउंट में। ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है, लेकिन ये तब होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई आपको कम पड़ जाती है। उस केस में लैक्टिक एसिड बनता है और फिर बाद में ये डिसॉल्व हो जाता है। और तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम करते हैं आंसर नंबर 17। आइए अब आंसर नंबर 17 अगर आप देख लीजिए, इसमें कर्व भी दिया हुआ है और पता नहीं क्या क्या डेटा दिया हुआ है, तो डरने वाली बात नहीं है, इजी है, एनालिसिस अच्छे से करेंगे सब हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अगर हम अटकते हैं क्वेश्चन में तो हम उसके पैसेज में भी जाएंगे, राइट। तो 17 का पहला है, एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल्स इज ऑब्जर्व्ड बाय। एनर्जी कहां से मिलती है, प्लांट से एनिमल में, ब्रीदिंग से नहीं, टिश्यू रेस्पिरेशन, हाँ टिश्यू रेस्पिरेशन आंसर हो सकता है। ऑर्गन रेस्पिरेशन नहीं, क्योंकि ऑर्गन रेस्पिरेशन कोई टर्म्स ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेशन नहीं, क्योंकि डाइजेशन में सिर्फ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट करके सिंपल सब्सटेंस में जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज में जाएगा, प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड में जाएगा, फैट टूटेगा तो ग्लिसरॉल में जाएगा, तो वो काम है डाइजेशन का। तो इसका आंसर जो 17 का पहला है, इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज टिश्यू रेस्पिरेशन। अगली बार कहता है, ग्राफ देता है और कहता है कोई 400 मीटर तक भागता है, उसके बाद ये ग्राफ है और ये सब बना रखा है। तो पहला कहता है कि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज अकर्ड इन द एथलीट व्हाइल रनिंग इन 400 मीटर रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सपेंस दिस इवेंट। यानी कि लैक्टिक एसिड बनना किसको बताता है, पहला है एरोबिक, दूसरा है एनारोबिक। तो एनारोबिक विल बी योर आंसर, सिंपल, हमने अभी भी एक्सप्लेन करा है इतना सारा। तीसरे में ग्राफ देता है आपको और कुछ जस्टिफिकेशन देता है। एक ग्राफ है आपके पास ये एनर्जी का, और एक ग्राफ है आपके पास ये प्लॉट बी, प्लॉट ए। ये है आपके पास एनर्जी का ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, और कुछ जस्टिफिकेशन देता है। तो पहले हम जस्टिफिकेशन पढ़ते हैं ताकि हमें पता लग जाएगा किसकी जस्टिफिकेशन सही है या नहीं है। कहता है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें हाई एनर्जी बनती है, हमने अभी भी बात करी थी, और जब तक ये होता रहता है हमें एनर्जी मिलती रहती है, तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है ये। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है
इसमें लो एनर्जी बनती है और ये कंसिस्टेंट भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो जब तक हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी हमारे पास एनर्जी हाई बनती रहेगी। तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जस्टिफिकेशन पढ़ लेते हैं, है ना। तो जस्टिफिकेशन में कहता है अमाउंट ऑफ एनर्जी लो होता है और इनकंसिस्टेंट होता है एरोबिक में। नहीं, एरोबिक में ऐसा नहीं होता है, एरोबिक में कंसिस्टेंट होता है, हाई एनर्जी मिलती रहती है जब तक ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो फर्स्ट तो रूल आउट हो गया। सेकेंड, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सही है। और लो होता है इन एरोबिक में, तो बी मेरे पास ऑप्शन में रख सकता हूं। क्लियर? सी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक, तो सी भी हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड इनकंसिस्टेंट, ये गलत हो गया क्योंकि ये एनएरोबिक में नहीं होता है कि हाई हो जाए एनर्जी, राइट। ठीक है, अब इसको मैच करते हैं प्लॉट से। कहता है बी में कि प्लॉट ए जो है वो एरोबिक है। हाँ, ये ए है, तो प्लॉट ए एरोबिक है। हाँ, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा मिली है और कंसिस्टेंटली मिलती जा रही है जब तक है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ए एरोबिक हो सकता है और बी आपका एनएरोबिक बोला है। तो बी में एनर्जी हाई थी जब आपको मिल रही थी, उसके बाद लैक्टिक एसिड जमा होने लग गया, आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो गया, तो ये आपका एनएरोबिक है। तो मेरे हिसाब से बी ज्यादा बेटर है। सी में इसका उल्टा दे रखा है, दैट इज वाई मैं आंसर टिक करूंगा बी। दैट इज एरोबिक होगा ए, एनएरोबिक होगा बी। इसमें हाई एनर्जी मिलेगी और लगातार मिलती ही रहेगी जब तक आपके पास है ऑक्सीजन और कंसिस्टेंटली मिलती जा रही है। जबकि इसमें देखिए पहले हाई मिली है फिर कम मिली है, तो वो इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो 17 का थर्ड पार्ट भी हमारे पास हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ओके, फोर्थ में बोलता है एनएरोबिक में क्या क्या होता है। फोर्थ में बोलता है एनएरोबिक में क्या क्या हो रहा है। पहला बोलता है ऑक्सीजन होता है, ये कौन सी बात है, एरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ए तो आपका गलत हो गया। बी, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये भी सही है। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला गलत, सेकंड वाला सही। थर्ड, रिलीज ऑफ एनर्जी कम होती है बट होती तो है, तो थर्ड भी आपका सही है। फोर्थ, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, ये तो हमने देखा ही अभी, मसल सेल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें होता ही है लैक्टिक एसिड का। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ऑप्शन सी, तो फोर्थ का ऑप्शन हो गया सी। तो ये है आपके पास आंसर नंबर 17। क्लियर? ये सीन है इसका। ओके ओके, आंसर नंबर 18 में आपको दो कर्व दे रखे हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, एक ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं और एक में ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है। मेटेलिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इनकी बातें करता है, साइज की बातें करता है। तो पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूं कि आपको याद होना चाहिए बेटा कि एक पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज धीरे 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 कम होता जाता है। पहली बात, इसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉन बढ़ता है तो न्यूक्लियर पुल बढ़ जाता है, ठीक है, जबकि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, इसीलिए साइज कम होता जाता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। एक ये बात है। लेकिन जैसे आप एक सपोज करो ये लिथियम वाला ग्रुप है और ये फ्लोरीन वाला ग्रुप है, जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो ये साइज बढ़ता जाता है इस तरह से, ये वाला साइज भी बढ़ेगा इस तरह से। टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो, इधर से इधर जाते हो, तो आपके पास साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ता जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है। ये देखिए, तो न्यूक्लियर पुल कम होता जाता है, जिसकी वजह से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है। अब ये क्या है? यह है मेटेलिक कैरेक्टर, है ना, इसी को हम बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि मेटल की रिएक्टिविटी।
तो टॉप टू बॉटम मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अगर ये लिथियम है, अगर आप एक ग्रुप में जाते हैं, लिथियम से नीचे जाओगे तो सोडियम, फिर पोटेशियम, और अगर आपको आगे के नाम नहीं याद है तो उस कर्व में देख लीजिए, वहां पे लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा आपका सीजियम। तो यह है आपके पास मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स के लिए हो यहां भी वही रहा है, साइज यहां भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर पुल यहां भी कम हो जाएगा। तो अब इसके पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस नहीं चाहेगा कि वो अपने आप इसको एक्सेप्ट कर रहे, और यही होती है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो हम कह देंगे एक्सेप्टिंग टेंडेंसी या टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कम हो जाएगा। अब ये क्या है? ये है आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसी को हम बोलते हैं नॉन मेटल की रिएक्टिविटी। अगर ये कम हो रही है तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी भी कम हो रही है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में हो गया क्लोरीन, फिर हो गया ब्रोमीन, फिर हो गया आयोडीन। ये होगी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी और ये हो गई मेटल की रिएक्टिविटी। ओवरऑल कहानी इतनी सी है। क्लियर? अब एक एक करके मैं आंसर डिक्टेट करता हूं। आंसर नंबर 18 में पहला, मुझे वो पूरा पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल की बात करता है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले में बोलता है सीजियम सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही, रुबिडियम उससे कम है, फिर लिथियम आ गया, गलत हो गया। फिर पोटेशियम बोलता है, फिर बोलता है रुबिडियम, फिर नीचे आ गया, फिर लिथियम, ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। सबसे ज्यादा सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, और फिर सोडियम, फिर लिथियम, ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं डी की। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग द एल्कली मेटल, कि हाँ एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन को रखते हैं और ग्रुप नंबर 17 के साथ भी रखते हैं, क्योंकि दोनों से इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। ठीक है, ओके। तो आंसर है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे लिथियम है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और लिथियम प्लस बना लेगा। सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सोडियम प्लस, तो ये सारे काम करता है। तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन प्लस बना सकता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोनियम आयन में भी चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको मेटल के साथ भी रख सकते हैं। तो क्या बोलता है? एज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नेगेटिव तो नहीं बनाएगा। एज हाइड्रोजन कैन इजिली लूज 1 इलेक्ट्रॉन इन एल्कली मेटल टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, ये बात इसने सही लिखी है, बी ऑप्शन हो सकता है, बट रुकिए, थमिए, ठहरिए। सी, एज हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ गेन कर सकता है, बट वो तो नॉन मेटल का कैरेक्टर हुआ ना, मेटल का थोड़ा ना हुआ, तो ये तो सिरे से खारिज हो जाता है। हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, सही है, शो करता है, बट पूछा आपसे मेटल है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यहां बात करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और 10th क्लास में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई नहीं जाती है। तो इसका मतलब है अब हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए पूरा पैसेज। आप पैसेज को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर है, वहां पर एक लाइन लिखी है कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन खींचता है तो हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि वो यही बात कह रहा है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अगर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हालांकि 11th में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, बट यहाँ के तौर पर जो पैसेज में दिया हम उसी को फॉलो करते हैं। तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप में मिनिमम है। तो क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ कोर्स आंसर हो जाएगा ए, अनडाउटेडली। ओके, आगे बात करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में बोलता है आइडेंटिफाई द रीजन फॉर अ ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजन डाउन द ग्रुप, कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों होती जा रही है। रीजन हमारे पास है, साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर पूल कम होता है। तो एक एक करके पढ़ के देखते हैं कौन सा सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तो बात ही गलत होगी, पहले डिक्रीज हो रहा है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यहां बात सही है, ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज करने की टेंडेंसी कम होती है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही हैं, बट रिलेट नहीं कर पा रहा हूं मैं। देखता हूं इसको बाद में। बी एक बार ऑप्शन में रख लेता हूं। सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात कहता है। तो सी मुझे पूरा लग रहा है आंसर होगा। डी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, वो तो गलत हो गया। तो बी और सी में आपके पास सी फाइनल करता हूं, क्योंकि इसमें बिल्कुल करेक्ट रिलेशन बता रखा है। आंसर फिफ्थ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज करेक्टली जस्टिफाइड दैट फ्लोरीन हैज स्मॉलर एटॉमिक साइज। अगर आप एक ही ग्रुप में जैसे लिथियम से शुरू करते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से जाते हो एक ही ग्रुप में, तो कहता है साइज क्यों कम होता है। तो आपको पता होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है, इसलिए न्यूक्लियर पुल आपका बढ़ता जाता है, 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 इसलिए ये साइज छोटा होता जाता है। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते। अगर ये आपके पास सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड में सब में दो दो शेल ही रहेंगे, तो शेल तो कांस्टेंट होते हैं, बट न्यूक्लियस पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से न्यूक्लियर पुल बढ़ जाता है और साइज कम हो जाता है। ठीक है, अब एक बार इनके ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। कहता है पहले में फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर इन द सेम ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, गलत हो गया। फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम पीरियड, सही बात है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ये भी गलत हो गया, कम होता है। फ्लोरीन, थर्ड सी वाला देखिए, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम ग्रुप, सही बात है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी गलत हो गया। फ्लोरीन एंड लिथियम आर सेम पीरियड, सही बात है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, 18th का डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका 18th। ओके, आंसर नंबर 19। तो इसमें इसने एक टेलीस्कोप की बातें करी हैं। अगर मैं डायग्राम देखूं तो मुझे दो कॉन्वेक्स लेंस नजर आ रहे हैं, कुछ बातें चल रही हैं। मैं अभी इतना सारा पढ़ने के मूड में नहीं हूं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने आप पढ़ लूंगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। पहला बोलता है कि बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन, डायग्राम देख लो, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक टेलीस्कोप। डायग्राम में कॉन्वेक्स लगाए हैं, इसलिए हम बोल देंगे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना चाहिए सुमिति को। खत्म हो गया, ठीक है। ओके, दूसरा कहता है दो लेंस है L1 और L2, दोनों की फोकल लेंथ, पावर, इसकी पावर P1, इसकी पावर P2 मान लो, तो दोनों का रेशो दे रखा है मुझे 1:4:1, और आपसे पूछा है दोनों की फोकल लेंथ का रेशो बताइए, यानी कि F1/F2 पूछा है। मुझे पता है कि पावर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है, यानी कि P1/P2 को मैं F2/F1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो P1/P2 4:1 दे रखा है, बट मुझसे F1/F2 पूछा है, तो 1:4 विल बी माई आंसर। सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो 19th का सेकंड, और सेकंड का आंसर है B, 1:4। क्लियर, चलिए थर्ड में बोलता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद द लेंस। लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट और V/U। ठीक है, ये आपके पास लेंस से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, डबल द फोकल लेंथ, इनवर्स द रेडियस, ये सब तो फालतू बातें बोल दी, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले में बोलता है सुमति डिड प्रिलिमिनरी, और 19 के फोर्थ में बोलता है कि सुमति ने एक एक्सपेरिमेंट करा है, और जिससे उसका मैग्निफिकेशन जो है वो 3 आया हुआ है, और इमेज की डिस्टेंस 24 है, यानी कि V की जगह मैं 24 लिख सकता हूं। तो बोलता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ, तो ये हो जाएगा 24/3
यानी कि 8 सेंटीमीटर। खत्म, सिंपल। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, 8 सेंटीमीटर। अभी तक मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बात करते हैं फिफ्थ की, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। फिफ्थ, सुमति बोट नॉट सो थिक लेंस फॉर द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए ज्यादा पतले भी नहीं लाई, ज्यादा मोटे भी नहीं लाई लेंस वो, और उसको पॉलिश करके मिरर बना दिया। कि उसको बताइए एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे उसको। अब ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है ना एज ए स्टूडेंट, तो मैं इसकी थ्योरी पढ़ता हूँ। जब बेटा आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सेकंड पैराग्राफ में लिखता है, सो शी डिसाइडेड टू मेक ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। उसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाना था। शी बोट 2 लेंसेज L1 एंड L2। L1 बड़ा होना चाहिए, L2 छोटा था। L1 ज़्यादा लाइट को गैदर करता था, ज़्यादा लाइट को बैंड करता था, और स्मॉल लेंस से मैग्निफिकेशन अच्छा मिलता था। बट वो बोलता है कि ज़्यादा अगर मोटे लेंस लाओगे तो वो और ज़्यादा पावरफुल होंगे। सुमिति मोटे लेंस नहीं लाई, इसलिए ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। तो अगर बहुत दूर देखना है तो आपको मोटे लेंस लाने चाहिए थे। तो उसको ये भी पता लग गया कि मोटे लेंस अगर ले लूँगी तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि साइज हो जाएगा, भारी हो जाएगा, इसलिए मोटे लेंस लेके भी नहीं आई। ठीक है, तो ये चीज़ सुमिति के साथ दिक्कत थी। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं, पहला, शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज। नहीं, एडवांटेज तो हैं, पतले थोड़े लाइए, थोड़े से मोटे लाइए, तो हो सकता है पावर कुछ हद तक तो ज़्यादा होगी। ठीक है, इवन थिकर लेंसेज वुड गिव क्लियरर इमेज। नहीं, ये नहीं लगा मुझे। थिकर लेंस वुड हैव मेड द टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल। ये पूरी तरह से गलत बात बोलता है। कहता है कि जब ज़्यादा मोटे, सी ऑप्शन, नॉट सो थिक लेंस, अगर ज़्यादा थिक लेंस आप नहीं लाते हो, वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, जिससे कि टेलीस्कोप ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा और आप उसको इजीली जितनी लाइट चाहिए उतनी आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले नहीं लाए, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं लाए। तो सी ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। तो अगला बोलता है कि अगर मोटे लेंस नहीं लाते हो तो मोर मैग्निफिकेशन होता है। ये बात गलत है, उसमें लिखी हुई है, ठीक है, कि ज़्यादा बड़े लेंसेज से ज़्यादा पावर मिल जाती है। तो फिफ्थ का आंसर जो सही सही स्टेटमेंट है वो है सी, कि ज़्यादा मोटे लेंस अगर नहीं लाई है वो, तो उसका एक एडवांटेज है जिसको ये मिल रहा है कि उसको हैंडल करने में इजी हो जाएगा, उसको सही जगह पे प्लेस कर सकती है वो। तो ये था आपके पास आंसर नंबर 19। चलिए अब करते हैं आंसर नंबर 20। चलिए इसने एक ग्राफ बनाया है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का, और क्वेश्चंस पूछे हैं बहुत सारे। तो मैं अभी पढ़ने के मूड में नहीं हूं, मैं डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करता हूं, जहां मुझे लगेगा मैं पढ़ लूंगा। पहला बोलता है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन लीनियर सोलेनॉइड। अब ये बहुत आसानी से गलत हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने इसकी थ्योरी पढ़ी, जब मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली तो मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि सोलेनॉइड में, जो लीनियर सोलेनॉइड है, उसमें जब आप करंट देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आंसर प्रोबेबली आप लोग ये टिक कर लेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिकल एनर्जी में चेंज करता है लीनियर सोलेनॉइड, और यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके लेवल पर नहीं पूछा जाना चाहिए। बोर्ड में आएगा? नहीं आएगा। सैंपल पेपर थोड़े टफ होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लीनियर सोलेनॉइड आपने पढ़ी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन इसमें है नहीं, तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। बट मैं अपनी नॉलेज पे बता देता हूं कि लीनियर सोलेनॉइड एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह यूज होता है। जैसे रोबोट के हाथ चलाने हो, ऑटोमेटिक डोर को बंद करना है, तो वहां पर लीनियर सोलेनॉइड का यूज होता है। यानी कि हम इधर से स्विच ऑन करते हैं और रोबोट का हाथ चलने लग जाएगा, डोर अपने आप क्लोज हो जाएगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज होता है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मोशन में चेंज करता है। इसीलिए इसका आंसर, इनकी आंसर की में बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो ध्यान रहे, एकमात्र क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। क्लियर? ओके, इसके बाद बात करते हैं सेकंड का। व्हाट विल हैपन इफ सॉफ्ट आयरन, अगर आप इसमें सॉफ्ट आयरन डालोगे तो बेटा सॉफ्ट आयरन की आदत क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को खींच देता है। तो जैसे ही ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये सॉफ्ट आयरन भी अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगा। जैसे करंट ऑफ करोगे, ये मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए सॉफ्ट आयरन का यूज करा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। करंट ऑन करी, मैग्नेट बन गया, करंट ऑफ करी, मैग्नेटिज्म खत्म। तो इस तरह से हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। और तो यहां पर अगर हम इसमें ढूंढे भी सही, ठीक है,
तो बी का सेकंड हो जाएगा, द बार विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड रिजल्टिंग इन शॉर्ट सर्किट। ऐसा कुछ नहीं होता, द बार विल बी मैग्नेटाइज एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट। ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक करंट है तब तक वो मैग्नेटाइज होती रहेगी। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू, ये भी मुझे दिक्कत कर रहा है तो मैंने पढ़ लिया। तो अगर आप ऊपर से 5वीं लाइन पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज नियरली यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड क्लोज टू जीरो आउटसाइड, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर ऑलमोस्ट जीरो होता है। सिमिलर टू द फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, तो ऑप्शन में देख लीजिए ए, बार मैग्नेट, सिंपल है। ऊपर ढूंढो नीचे लिखो। फोर्थ में बोलता है कि आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ द स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ग्राफ क्या था, ग्राफ दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का कर्व इन्होंने ऐसा खींच रखा है, यानी कि करंट बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं, पहला बोलता है, पहला स्टेटमेंट बोलता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं, करंट बढ़ने पे तो बढ़ रहा है, तो बेसिकली ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो पहला ऑप्शन तो इसका हो गया गलत। सेकंड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सही है। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। नहीं, ये लीनियर ग्राफ है, प्रोपोर्शनलिटी का कर्व है, इसलिए थर्ड भी इसका हो जाता है गलत। फोर्थ, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड डिपेंड नहीं करता, करता तो है यार, तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जहां पे लिखा हुआ है कि ओनली सेकेंड इज राइट, आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ की। फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करंट। अब ये 0.8 एम्पियर पे मैग्नेटिक फील्ड की बातें करता है, तो कर्व को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां पर 0.8 लिखा हुआ है उसके इधर की तरफ 12 और 14 लिखा हुआ है, यानी कि यहां पे होगा 13 मिली टेस्ला यूनिट के हिसाब से। ठीक है, ओके, तो 0.8 पर 13 मिली टेस्ला, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में बोलता है, बी में बोलता है नॉन लीनियर है, फिर बोलता है 1.3 है, फिर कहता है सफिशिएंट नहीं है इनफ। ठीक है, पता लग गया हमें सफिशिएंट था। तो यहां पर हमारा खत्म होता है सेक्शन ए, दैट इज 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, जिसको आप जरूर देखिए। क्लियर? और यहां के एक्सप्लेनेशन में अगर कोई भी डाउट आता है आपका, प्लीज कमेंट करके पूछिए, आई विल हैप्पी टू आंसर यू ऑल। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।